साइटोप्लाज्म सेल के उस रीजन को कहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस को हटा के जो पूरा पार्ट होता है, जो पूरा कंपार्टमेंट होता है सेल का, हम उसको कह रहे होते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। और इसके अलावा जो सेलुलर पार्ट्स होते हैं, जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जस्ट लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ एसेंशियल आयंस होते हैं, ये सारी चीज़ें सेल में मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। इन सबको साइटोप्लाज्म ही बेयर कर रहा होता है। और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी एक्शन होता है सेल का, वो सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म आ रही होती हैं। तो आज जो है, आज की वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को, दो ऑर्गेनेल्स आज की वीडियो में मैंने रखे हैं, जिसमें है एक हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। अच्छा, बेसिकली इनका कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड पाए जाते हैं, इसी वजह से मैंने इसको साथ डिस्कस किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और उससे पहले कुछ सेल रिलेटेड टेक्निक्स आपको सिखाई थी। होपफुली आपने वो सारी वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तमाम वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म हमने पढ़ना है। साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म इज द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वीडियो आपको लास्ट टाइम मिली थी, यानी वो बाउंड्री जो सेल को उसके एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट और दूसरे सेल से सेपरेट करे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम उसको सेल मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? दूसरे आउटर पार्ट से सेपरेट कर रही होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, टिल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियस को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते, न्यूक्लियस को हम आगे चल के अलग से पढ़ेंगे। तो एक्सक्लूडेड न्यूक्लियस, जो इंटरनल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो सारा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहला रहा होता है। सही है। तो अब हम ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, उनमें साइटोप्लाज्म तो लाजमी तौर पे मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म लाजमी तौर पे मौजूद होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, बुक से इसको पढ़ेंगे। फेडरल की बुक है हमारे पास और उसी बुक से हम इन टॉपिक्स को डिस्कस भी करेंगे। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। बुक क्या कहती है? स्क्रीन के ऊपर आपके सामने बुक की लाइन शो की है और मैं यहाँ से पढ़ता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। क्या लिखा है? साइटोप्लाज्म इज द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का जो रीजन होता है पूरा, लाइक दिस वन, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहला रहा होता है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? दिस इज ऑल्सो कॉमन कंपोनेंट बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ऑब्वियसली ये बात अभी मैंने आपको बताई है कि ये जो होता है यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में कॉमन होता है। हाँ, लेकिन उस पर कुछ चीज़ें डिफरेंसेस भी होती हैं, लेकिन स्टिल साइटोप्लाज्म दोनों में मौजूद ज़रूर होता है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज टू काइंड ऑफ सेल इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। दीज स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, बेसिकली अब साइटोप्लाज्म तो यूकैरियोटिक में है और प्रोकैरियोटिक में भी है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? वो ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, उन सेल्स में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के साथ साथ साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अच्छा, ये तो कुछ इंट्रोडक्शन हो गया साइटोप्लाज्म का। अब हम पढ़ते हैं फिजिको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या कह रहा है? इट इज़ अबाउट 90% वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन डेट कंटेन ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। पहली लाइन ये कह रही है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन डेट कंटेन ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल। अच्छा, और ये 90% वाटर क्या करता है? सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होता है, जिसके अंदर तो वो तमाम बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो बायोकेमिकल लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखा है? सम ऑफ दीज आर आयंस एंड सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं
जो कि स्मॉल आइंस होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी जैसे मैंने अभी बताया कि साइटोप्लाज्म में 90% तो वाटर है और 90% के बाद जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, उनमें हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और आइंस हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म का? ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होता है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है। जस्ट लाइक कि आप पानी में नमक को डाल दो तो क्या होगा, वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, स्टिल वाटर की कंसिस्टेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दैट्स द ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, अब हम इसको फर्दर यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं सॉल्यूशन को, लेकिन बस आपको जो एक डिस्क्रिप्शन दे दी ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, सच एज शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन एंड डिजॉल्व गैसेस। अच्छा, जो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में होता है जिसमें मैंने बताया आइंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, सॉल्ट है, शुगर है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, विटामिन एंड डिजॉल्व गैसेस हैं। ये सारी चीज़ें ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में होती है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, अदर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन विच फॉर्म द कोलॉइडल सॉल्यूशन। अच्छा, इसके अलावा जो होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि प्रोटीन जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। अच्छा, अब कोलॉइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस है। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो इतना लार्ज होता है कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो पाता बल्कि सॉल्यूशन में सस्पेंडेड होता है। सही है, सस्पेंडेड होता है, वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनता है उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो विस्कस हो जाता है या तो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी की तरफ चला जाता है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कोलॉइडल सॉल्यूशन कह रहे होते हैं। आगे क्या लिखा है, द इनर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज टुवर्ड द न्यूक्लियस इज लेस विस्कस एंड इज कॉल्ड साइटोसोल। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम शो की है, ये साइटोप्लाज्म की, ये ब्लू से सेल मेम्ब्रेन शो किया है और इसके अंदर दो तरह के रीजन बनाए, यानी ये न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस के बाद देखिए एक रीजन जो है थोड़ा सा थिक दिखाया है, मैंने अपनी तरफ से इमेजिनरी डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि आपको बात समझ में आए। तो जो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। वो उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, सही है, उसकी लेस विस्कस होता है, और जो बाकी का जो पार्ट है वो कहलाता है साइटोजेल। यानी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के करीब है हम उसको कह रहे हैं साइटोसोल, सही है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है। अच्छा, while the peripheral part of the cytoplasm that is toward the plasma membrane is more viscous and called cytogel। जैसे अच्छा यहाँ पर मैंने बताया कि देखें यहाँ पे ये पार्ट जो है थोड़ा सा कंडेंस दिखाया है मैंने और ये पार्ट थोड़ा सा लेस कंडेंस दिखाया है। तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड साइटोसोल और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड, जहाँ पे कंडेंस है, ये कहलाता है साइटोजेल और इसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो साइटोप्लाज्म होगा वो ज़्यादा विस्कस होगा और हम उसको साइटोजेल कहेंगे, और न्यूक्लियस की तरफ जो साइटोप्लाज्म होगा वो थोड़ा सा लेस विस्कस होगा और हम उसको साइटोसोल कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, अ सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्म है ये कंटिन्यूसली सर्कुलर मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। यानी ये स्टिल कंडीशन में नहीं होता, कंटिन्यूसली इसमें मूवमेंट हो रही होती है, सही है। और ये मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में जिसमें माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें होता क्या है जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन से ये मूवमेंट हो रही होती है जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, सही है। तो ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि जो साइक्लोसिस होता है वो किसकी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट की वजह से, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट की वजह से होता है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, द मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब एक बात है कि ये साइक्लोसिस जो हो रही है इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे ये होता है कि जब साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा, सही है, जब कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा तो जो फूड की, न्यूट्रिशन की, इन सारी चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर रहेगी, सही है। तो वो हर ऑर्गेनेल को हर प्रॉपरली उनका फूड, न्यूट्रिशन वो मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस हो रही है, कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती। अच्छा, तो भाई आपने क्या याद रखना है कि जो मूवमेंट है हम उसको साइक्लोसिस कह रहे हैं। वो साइक्लोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, और उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, उससे न्यूट्रिशन जो है वो थ्रू आउट द सेल डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने पढ़ना है मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म।
क्या लिखा है यहाँ पर, द साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ मेटाबॉलिज्म एंड स्टोर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें दो काम बेसिकली हो रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं, और इसके अलावा जो है स्टोर हाउस यानी जो सब्सटेंसेज होते हैं, जो सेलुलर पार्ट्स होते हैं, जो केमिकल होते हैं एसेंशियल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर हो रही होती हैं। क्या लिखा था, मेटाबॉलिक पाथवे जनरली अकर इन द साइटोसोल विच इंक्लूड प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, अब होता है क्या है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो साइटोसोल में हो रहे होते हैं, यानी जो सॉल्यूशन पार्ट होता है न्यूक्लियस के पास, जैसे मैंने अभी बताया था, उस साइटोसोल में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटीन की बायोसिंथेसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ये आपको पता होगा, जिसमें जब ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है तो हम उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कह रहे होते हैं। और इसी तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस है, यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक दैट के एक तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है इनऑर्गेनिक से, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर फैट के मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं या अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये सारा जो रिएक्शन होता है ना, ये सब साइटोसोल में हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में साइटोसोल के पार्ट में होता है। अच्छा, द साइटोजेल इज यूजुअली कंसर्न विद द स्टोरेज of useful compound which is subsequently used in various cellular activity and waste compound which are eliminated from the cell time to time। अच्छा, जो साइटोजेल है हमारे पास, सही है, साइटोप्लाज्म का जो साइटोजेल होता है वो किस काम के लिए होता है, वो बेसिकली स्टोरेज के लिए होता है, जिसमें स्टोरेज यानी कोई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है, फूड पार्टिकल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर होती हैं। और क्योंकि ये चीज़ें स्टोर्ड हैं और बल्क क्वांटिटी में, जिसकी वजह से भी एक रीज़न ये है कि साइटोजेल जो है वो ज़्यादा विस्कस होता है साइटोसोल से, सही है। तो दिस इज़ अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उसके कुछ मेटाबॉलिक रोल पढ़ा। अब जो है हमने पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिकली जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं, या तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती हैं या तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में हम वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं, जिसमें चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, फैटी एसिड हो, ये सारी चीज़ें जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, जो कि बेसिकली नॉन लिविंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। एक ही होता है हमारे पास अनमेम्ब्रेन बाउंडेड, जिसमें हमारे पास राइबोसोम है और इसके अलावा कुछ साइटोस्केलेटन है, कुछ यानी कुछ प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, सही है, जो कि अनमेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, यानी जिसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, अनमेम्ब्रेन या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है ये, या तो फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में इंक्लूड होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्टार्ट करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ना शुरू करेंगे। दो ऑर्गेनेल आज मैंने सोचा है आपको पढ़ाऊंगा, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है राइबोसोम्स। तो उसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है जो कि आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ से बुक को रीड करता हूँ। क्या लिखा है, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक यानी एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रेटिकुलम, एक रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क हम कहते हैं जो चीज़ स्प्रेड हो, ऑब्वियसली नेटवर्क फैला हुआ ही होता है ना, हर तरफ मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हर तरफ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, यानी एक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट सैक, छोटे चिपटे चिपटे थैलियों जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसके बारे में बुक क्या कह रही है, हम ज़रा ये देखते हैं। एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ क्रिस्टिनी। अच्छा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ क्रिस्टिनी, क्रिस्टिनी का मतलब है एलोंगेटेड क्लोज्ड सैक, यानी एलोंगेटेड क्लोज्ड सैक की फॉर्म। सैक का मतलब, सैक का वर्ड जब भी आपके सामने आए, सैक का मतलब होता है थैली, सही है, यानी स्टोरेज पार्ट जिसके अंदर कंपार्टमेंट हो, जिसके अंदर कोई चीज़ स्टोर की जा सके। और उसके अलावा उसके फर्दर और भी फंक्शंस होते हैं, which is generally extended from nuclear membrane to the plasma membrane throughout the cytoplasm of all eukaryotic cell is called endoplasmic reticulum। अच्छा जी, एक और बात याद रखना कि जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते।
तो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर एक्सटेंडेड होगा कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक। सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंडेड होगा सेल मेम्ब्रेन तक, और पूरे सेल में साइटोप्लाज्म में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फैला हुआ होगा। अच्छा, अब क्या लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे होते हैं। देयर आर, अच्छा, बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट तमाम सेल बॉडी के ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों ही टाइप मौजूद होती है, स्मूथ भी होता है और रफ भी मौजूद होता है। लेकिन हमारे पास मसल्स के सेल्स ऐसे हैं जिसमें जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो कैल्शियम आयन की स्टोरेज करता है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और उसको उस स्पेसिफिक सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हम उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने ये यहाँ रेड से शो किया है, ये जो गोल सा पार्ट दिखाया है, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ ये अटैच होता है, और ये मैंने शो किया है। रफ का वर्ड यहाँ पे यूज़ क्यों किया गया, रफ का मतलब इसलिए यूज़ किया गया, याद रखना, रफ से आर फॉर रफ एंड आर फॉर राइबोसोम्स, ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिनके सरफेस पे राइबोसोम स्प्रेड होता है, हर तरफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसको सम टाइम ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, ये याद रखना आपने। सही है, तो ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनमें राइबोसोम्स अटैच होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। बुक क्या कह रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम अटैच टू द साइड फेसिंग द साइटोप्लाज्म एंड हैज़ रफ अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, एक और बात, क्या इसका मतलब है, क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम अटैच होते हैं वो उस साइड होते हैं जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, यानी ये बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, अंदर इसके नहीं होते साइटोप्लाज्म, ये याद रखना। अच्छा, अब क्या लिखा है, क्योंकि जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके ग्रैन्यूल्स की, यानी राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा रफ नज़र आ रही होती है, दैट्स वाई इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। सही है, रफ जो है इसके टेक्सचर को रिप्रेजेंट किया गया है। सही है, अच्छा, स्मूथ नहीं है ये। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is mainly concerned with the events of protein synthesis translation due to the association of ribosomes। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो खास तौर पे प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। आपको पता है प्रोटीन की सिंथेसिस में दो चीज़ें होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से एमआरएनए कॉपी होकर आता है, सही, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन, राइबोसोम्स उस एमआरएनए के कोड को इनकोड करता है और फिर उससे प्रोटीन बना देता है, जिसको हम ट्रांसलेशन कह रहे होते हैं। क्योंकि राइबोसोम यहाँ पर अटैच है, न्यूक्लियस से जो एमआरएनए कॉपी होकर आ रहा है वो डायरेक्टली इधर आ रहा है, और राइबोसोम उससे प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है। तो खास तौर पे यानी जिसको हम ट्रांसलेशन कह रहे होते हैं, तो खास तौर पे एंडोप्लाज्मिक, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये याद रखना। सही, रीजनिंग में इस तरह के कुछ रीजनिंग एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि जिसमें बताया जाए कि भाई क्यों आखिरकार ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और दूसरी चीज़ ये न्यूक्लियस के करीब है, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ पे बहुत आसानी से हो सकता है। इसके अलावा देयर प्रेजेंस इन द सेल ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि ये प्रेजेंट होता है और फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिल रही होती है, सपोर्ट भी मिल रही होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ पे दो फंक्शन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। फर्स्ट वन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है क्योंकि राइबोसोम इसके साथ अटैच है, तो ओवरऑल इसका ही फंक्शन यहाँ पे इंक्लूड होगा। इसके अलावा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है क्योंकि ये स्प्रेड होता है पूरे सेल में। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, ये जो मैंने ग्रीन से दिखाया है, ऑल्सो ये बहुत परफेक्ट डायग्राम तो नहीं बनी लेकिन स्टिल बनाई है, जिसमें कोई राइबोसोम अटैच नहीं है। और क्योंकि राइबोसोम अटैच नहीं है और इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका सरफेस बहुत स्मूथ नज़र आ रहा होता है, यानी इसमें कोई इसका जो टेक्सचर होता है उसमें कोई रफनेस नहीं होती बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, दैट्स व्हाई इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको हम ए ग्रैन्यूलेटेड भी कहते हैं। ए का मतलब है एब्सेंस, ग्रैन्यूल मतलब राइबोसोम को बताया गया है, राइबोसोम को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी ए ग्रैन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है। अच्छा, क्या लिखा है, the smooth endoplasmic reticulum function in various metabolic process, example metabolism of carbohydrate, the detoxification of drug and poison, especially in the liver cell, and synthesis of lipid including oil, phospholipid and steroid take place in smooth endoplasmic reticulum। मतलब अच्छा, जो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में इन्वॉल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म डिफरेंट टाइप्स की होती है, सही है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है बहुत सारे ड्रग्स की और पॉइजन्स की, जो कि ख़ास तौर पे हम बॉडी में इनटेक कर रहे होते हैं। आपको पता है जब कभी भी हम कोई भी ड्रग कोई भी मेडिसिन ले रहे होते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के होने के बाद सीधा लिवर में जाता है। ओरल रूट से जब यानी हमने कोई भी मेडिसिन टैबलेट खाई, सिरप पिया, वो सीधा कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। लिवर में के सेल में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ख़ास तौर पे डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। हम आगे आने वाले टॉपिक्स में इसको भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डिटॉक्सिफिकेशन होती कैसे है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि होता क्या है कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है ना, वो H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है, सही है, H2O2। अब बात ये आती है, एक सवाल ये आता है कि भाई H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड ये भी तो टॉक्सिक है, तो इसके लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कैटालेज, जो क्या करता है इस H2O2 को कन्वर्ट कर देता है H2+O2 में, सही है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो खैर ये आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है। और इसके अलावा जो है सिंथेसिस करता है लिपिड्स की, ऑयल्स की, फॉस्फोलिपिड्स की, स्टीरॉइड्स की, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें जो है इन सारी चीज़ों की सिंथेसिस जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर रहा होता है। अच्छा, इट ऑल्सो स्टोर्स कैल्शियम आइन व्हेन रिलीज कैल्शियम आइन ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारे मसल्स के सेल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि बेसिकली कैल्शियम आइन रिलीज कर रहा होता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होती है। दैट्स वाई हम उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कह रहे होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट within a cell or out of the cell, example protein and from rough endoplasmic reticulum are also transported to the Golgi complex through smooth endoplasmic reticulum। अच्छा भाई, होता क्या है ये बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व होता है सेलुलर प्रोडक्ट की आउट ऑफ द सेल या इनटू द सेल। क्या कह रही है बुक हमारी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जिनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल है प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना और फिर होता हुआ वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाता है, ताकि उस प्रोटीन की पैकेजिंग हो सके, फाइनलाइज प्रोडक्ट बन सके। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, लाइक रफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोवाइड में, अच्छा जिस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था सेल को, इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट की, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लिवर में प्रेजेंट होता है, फैट के सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस, स्टीरॉइड के सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। कैल्शियम आइन को स्टोर करके रखता है और कैल्शियम आइन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा होता है, और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और इन सब के अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। बहुत सी चीज़ें जो सेल के अंदर या सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होती हैं, उन सारी चीज़ों में भी हेल्प कर रहा होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन बनता है तो वो रफ से स्मूथ में जाता है, स्मूथ से फिर राइबोसोम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाता है, सही है। तो ये चीज़ें याद रखना। अच्छा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको इसके फंक्शंस भी पता लग गए होंगे, सही है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो आप इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करोगे, स्मूथ और रफ के बारे में बताओगे, और फिर एट दी एंड उन सबका कलेक्टिव फंक्शन भी बता दोगे। तो ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके एक एक फंक्शन, एक एक पॉइंट को आपने अच्छी तरह याद रखना है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट दी एंड हमने पढ़ना है राइबोसोम। राइबोसोम्स को इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हालांकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, सही है, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका जिक्र आया था। दैट्स वाई मैंने सोचा छोटा सा पार्ट है, उसको इसी के साथ कवर कर लेता हूँ। बुक क्या कहती है राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस ग्रेन्यूल। अच्छा, राइबोसोम को जो है पहली दफ़ा जो देखा गया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखा गया था, एक डेंस ग्रेन्यूल की फॉर्म में। अच्छा देखो, ग्रेन्यूल का मतलब होता है जो छोटे छोटे दाने होते हैं पाउडर से, पाउडर बिल्कुल स्मूथ क्रश्ड सॉलिड होता है, लेकिन उससे जो हमें फील हो रहा होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, हम उनको ग्रेन्यूल्स कह रहे होते हैं, सही है। तो राइबोसोम्स एज अ ग्रेन्यूल फॉर्म में सेल में ऑब्जर्व किया गया था। राइबोसोम्स आर रफ
स्फेरिकल ग्रैन्युलर नॉन मेम्ब्रेन बॉडी। राइबोसोम जो होता है रफ होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ग्रैन्युलर नॉन मेम्ब्रेनस बॉडीज फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। हाउएवर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर, दैट इज आर ऑफ 20 to 24 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड कैरेक्टराइज एज ATS राइबोसोम। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा आपको मैं बता दूँ, जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक का राइबोसोम होता है वो थोड़ा सा लार्जर होता है, सही है, जिसका साइज़ जो होता है वो 20 से 24 नैनोमीटर के बराबर होता है, 20 से 24 नैनोमीटर के बराबर होता है। और इस राइबोसोम को जो है हम कहते हैं ATS राइबोसोम। ATS राइबोसोम का मतलब क्या है? आपने अक्सर ये S का वर्ड सुना होगा। ये S जो वर्ड है ये स्वेटबर्च के नाम को रिप्रेजेंट करता है। ये वो साइंटिस्ट था जिसने इसके सेडिमेंटेशन रेट के बारे में बताया था। अब ये सेडिमेंटेशन रेट क्या है, तो इसके लिए एक वीडियो, पहली जो वीडियो थी फेडरल बोर्ड वाली सेल्फ वैक्सीनेशन के बारे में, वहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया था, जिसमें होता क्या है, जब हम सेल कंपोनेंट को होमोजेनाइजर में डाल के घुमाते हैं डिफरेंट स्पीड से, तो जिस स्पीड पे वो सेडिमेंट हो रहा होता है, सेटल डाउन हो रहा होता है, हम उसको सेडिमेंटेशन रेट कह रहे होते हैं, या हम उसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो उसकी एक वैल्यू आती है जिसको कहा गया ATS, सही है। तो इसकी राइबोसोम, जैसे कि अगर न्यूक्लियस की बात की जाए, न्यूक्लियस की सेपरेशन होती है अलग स्पीड पे और अलग टाइम पे। तो खैर, अगर आपने इस चीज़ को समझने के लिए आप वो वाली वीडियो सेल्फ वैक्सीनेशन की वीडियो देख लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी ATS है क्या, सही है। अच्छा जी, अब क्या होता है, ATS का मतलब है स्वेटबर्च, S का मतलब है स्वेटबर्च, और जो इसका मतलब ये होता है कि सेडिमेंटेशन रेट, क्योंकि राइबोसोम बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं और ये जो है इनको सेडिमेंट करने में, इसको सेपरेशन करने में ज़्यादा स्पीड से सेंट्रीफ्यूगेशन करनी पड़ती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, राइबोसोम जो होता है उसको कैरेक्टराइज किया गया ATS से, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है उसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो होता है 70S, सही है। अच्छा, 70S होता है। दे कैन बी सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दे आर मोर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, सो दे आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। अच्छा, जो राइबोसोम्स होते हैं ना हमारे पास, वो प्रोटीन और RNA से बने होते हैं, तो जिसकी वजह से, अच्छा, दोनों में कोई स्ट्रेंथ डिफरेंस नहीं होता, यानी जितना अमाउंट प्रोटीन का प्रेजेंट होता है उतना अमाउंट RNA का भी होता है, तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, सही है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोलस में उनकी फॉर्मेशन होती है, सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, जो हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा पार्ट होता है, जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें से राइबोसोम की सिंथेसिस होती है और फिर न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम जो होता है वो फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, अकेला भी होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में भी पाया जाता है। अच्छा, अगर हम राइबोसोम्स को देखें, अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो भाई ये हमारे पास यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, दो हिस्सों में मौजूद होता है, दो सब यूनिट्स में डिवाइड होता है, एक स्मॉल सब यूनिट कहलाता है और एक लार्ज सब यूनिट कहलाता है। अगर हम इन राइबोसोम को कलेक्टिवली देखें तो वो ATS उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ATS के नाम से हम उसको देख रहे होते हैं, ATS, जिस यानी सेटबर्ड्स। अगर हम इसको अलग अलग कर लें तो शॉर्ट यानी स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो 40S है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 60S है। अब बात यहाँ पे स्टूडेंट ये कहता है कि भाई यार अगर 60S है और 40S है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा 100S, लेकिन ये तो 80S है, ये अच्छा। तो इसका जवाब ये है कि जब ये दो सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं 60S और 40S तो होना 100 चाहिए, लेकिन होते हैं 80 है। तो क्यों? क्योंकि इनके मिलने की वजह से इनके जो सेडिमेंटेशन रेट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, वो उसमें फ़र्क आ जाता है। जब हम इन दो यूनिट्स को एज एन इंडिविजुअल डील करते हैं तो इनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग होता है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो देर कुछ डिफरेंस आता है इनके स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से ये 100 की जगह 80S हो रहे होते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन है जिसमें फार्मूला है
जो मैथमेटिकल इंटीग्रेशन है, जो कि हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। और इसी तरह से अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स को देखें तो उस पर भी ये इसी तरह का डिफरेंस होता है। यानी उस पर होता है ये है कि वो उसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं। उसमें होता है कि जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S की होती है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S की होती है। अब दोनों मिलेंगे तो 80S बनना चाहिए, लेकिन बनता 70S है। अच्छा भाई, अब होता क्या है, यहाँ पे आगे क्या लिखा है फर्दर, the attachment is controlled by the presence of magnesium ion concentration or forming salt bonds between phosphate group or RNA and amino group of amino acid or both by magnesium ion and salt bond। अच्छा, जो इन दोनों में अटैचमेंट हो रही है, ये जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है, ये दोनों अटैच होकर जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये अटैचमेंट दो वजूहत की वजह से हो सकती है। या तो मैग्नीशियम आयन की कंसनट्रेशन की वजह से मैग्नीशियम आयन इन दोनों को ज्वाइन कर देता है, या तो ये हो सकता है कि सॉल्ट बॉन्ड बन जाता है। सॉल्ट बॉन्ड कैसे बनता है, आरएनए, जैसे मैंने आपको बताया कि आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो आरएनए में से जो आरएनए का फॉस्फेट ग्रुप होता है वो और जो प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप होता है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये दोनों सब यूनिट आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। सही है, होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन इवेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होता है ना वो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, एमआरएनए आता है, एमआरएनए को वो ट्रांसलेट करता है। कैसे करता है वो आगे की कहानी है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो होता ये है कि एमआरएनए को ट्रांसलेट करता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो होता क्या है, सम टाइम ये होता है कि सम टाइम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द एमआरएनए मॉलिक्यूल। होता है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये ग्रीन से एमआरएनए मॉलिक्यूल दिखाया है, एक ही एमआरएनए के स्ट्रैंड के साथ बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली हम कह रहे होते हैं पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, और जिससे क्या होता है, इन दिस वे सेवरल कॉपीज ऑफ सेम पेप्टाइड कैन बी प्रोड्यूस इन वेरी लेस टाइम। और जिसकी वजह से, क्योंकि हर राइबोसोम अलग अलग है, एक ही एमआरएनए था, एमआरएनए का कोड तो सेम होगा, तो जब वो हर राइबोसोम बहुत सारे राइबोसोम्स के साथ अटैच होगा तो हर राइबोसोम में एक ही जैसी प्रोटीन की बहुत सारी कॉपीज़ बनती जाएगी। यानी अगर एक ही एमआरएनए के स्ट्रैंड से 4 राइबोसोम आकर अटैच हो गया है तो उसी एमआरएनए का जो कोड से जो प्रोटीन बनना था वो 4 बनेंगे। समझ में आ रही बात। और इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर किया करो, बताया ज़रूर करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। अल्लाह हाफ़िज़।